नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरें। हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष स्वप्निल शर्मा ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। इस पत्र में जिला अध्यक्ष ने डॉक्टर अनिल राज की अवैध रूप से कमाई गई संपत्ति को जब्त करने और डॉक्टर अनिल राज की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने की मांग की गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। अपर्णा यादव ने कहा कि हमारे लिए ये गौरव की बात है कि यहाँ वैक्सीन हमारे भारत के डॉक्टरों ने बनाई है। साथ ही अपर्णा यादव ने लोगों से अपील की है कि सभी लोग कोरोना की वैक्सीन लगवाएं, साथ ही दूसरों को भी वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करें। मैं बस करबद्ध निवेदन करती हूँ सभी भारतीय लोगों से। आज मैंने इसी प्रक्रिया में अपना टीकाकरण करा है और कोवैक्सीन लगवाई है यहाँ लोक बंधु श्री राजनारायण अस्पताल में। और मैं ऑलरेडी लगवा चुकी हूँ, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं थी। पता भी नहीं चल रहा है इंजेक्शन लगा कि नहीं लगा। बिल्कुल मतलब मुझे लग रहा है कि छू करके दवाई चली जा रही है। तो बहुत अच्छा प्रक्रिया है, बहुत अच्छी ये एक वैक्सीन डेवलप हुई है। भारतीय रिसर्चर्स ने, डॉक्टर्स ने इस पे बहुत मेहनत करी है। डॉक्टर फॉकी जो कि बहुत बड़े वायरोलॉजिस्ट हैं पूरे विश्व में, उन्होंने कहा है कि कोवैक्सीन सबसे अच्छी वैक्सीन साबित हो रही है और हमें बहुत गर्व की बात होनी चाहिए कि ये भारत के डॉक्टरों ने बनाई है। और इसी उसमें मैं कहूँगी सब लोग, उत्तर प्रदेश के लोगों से खासतौर से निवेदन है कि सब जगह ये वैक्सीनेशन हो रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सब लोग जा कर के अस्पताल में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। और सीतापुर की नोडल अधिकारी मिनिस्ट्री एस ने तहसील मिश्री के मीटिंग हॉल में बैठक की। इस दौरान उन्होंने निगरानी समिति के अध्यक्ष एएनएम चिकित्सक व नगर पालिका अधिशासी अधिकारी के साथ जानकारी ली कि गांव में कोविड-19 के पीड़ित मरीजों को कैसे चिन्हित किया जा रहा है और उनका इलाज कैसे किया जाता है। इसके बाद नोडल अधिकारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। साथ ही स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर प्रकाश श्रीवास्तव को टीकाकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस मौके पर एसडीएम, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ तमाम अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। बस्ती के कप्तानगंज थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक ने युवती की मां पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। वहीं हमले में महिला की मौत हो गई। जब युवती ने शोर मचाया तो युवक ने उसके ऊपर भी धारदार हथियार से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया। इस घटना की जानकारी जैसे ही ग्रामीणों को हुई तो उन्होंने तत्काल मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही घायल युवती को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने आरोपी युवक को भी गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। आज 19 मई को प्रातः 5 बजे ग्राम करचोलिया थाना कप्तानगंज में सुबह शौच के लिए जाते समय दो महिलाओं सुभावती पत्नी रामप्यारे और उनकी बहू पूजा पत्नी राजू पर चाकू से हमला कर दिया गया, जिससे सुभावती की मौके पर ही मृत्यु हो गई और पूजा इस समय उनका इलाज सदर अस्पताल बस्ती में चल रहा है, जहां वो खतरे से बाहर हैं। इस घटना के लिए ग्राम कचौलिया के रहने वाले राम प्यारे ने तहरीर दी है। उनकी तहरीर के आधार पर 302 और 307 का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी शीघ्र ही कर ली जाएगी। उनकी बहू पूजा खतरे से बाहर हैं। सुभावती की लाश हमारे कब्जे में है, जिसका पंचनामा। प्रयागराज में भी कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा कम नहीं हुआ है। श्रृंगेरपुर धाम में गंगा नदी के किनारे रेत में शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। आपको बता दें कि लकड़ियों की कमी के चलते और दाह संस्कार के लिए ज्यादा खर्च होने से लोग शवों को रेत में दफना कर जा रहे हैं। यहां तक कि ठेकेदारों ने भी लकड़ियों के दाम बढ़ा दिए हैं। घाट पर मौजूद पुरोहितों के मुताबिक अब हजारों शवों का अंतिम संस्कार किया गया है। खबर शाहजहांपुर के
खुदागंज थाना क्षेत्र की है, जहां पंचायती चुनाव में वोट देने से नाराज सदस्य पद की प्रत्याशी के दबंग पति ने अपने साथियों के साथ मिलकर ग्रामीणों के घर में जमकर तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, दबंगों ने घर में घुसकर लोगों के साथ मारपीट भी की। इस हमले में करीब 12 से ज्यादा ग्रामीण घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं इस मामले में पुलिस अधीक्षक का कहना है कि घटना के तहत 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये उस गांव में कल रात को शराब पीकर दो ग्रुप्स के बीच में झगड़ा हुआ, जिसमें दोनों कुछ लोग घायल हुए हैं। इनको इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। स्थिति सामान्य है उनकी और मौके पर भी शांति व्यवस्था है। यद्यपि एहतियातन दोनों ही पक्षों के करीब 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है और दोनों ही पक्षों से अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई। तहरीर प्राप्त करके शाहजहांपुर के कैंट थाना क्षेत्र से एक ऐसी घटना सामने आई है जो काफी हैरान करने वाली है। दरअसल चोरी के आरोप में एक शख्स ने मासूम बच्चे की बेरहमी से पिटाई करी। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मासूम बच्चे के पिता दिल्ली में मजदूरी करते हैं और बच्चा अपनी मां के साथ गांव में रहता था। बच्चे ने दुकान में रखा सामान उठा लिया, जिसके बाद दुकान के मालिक ने उसे बेरहमी से पीटा। जालौन में ताउते तूफान की बारिश की वजह से शहर में भारी जलभराव हो गया है। महज 1 घंटे की मूसलाधार बारिश ने नगर पालिका प्रशासन के सफाई व्यवस्था की पोल खोल दी है। शहर में पानी के भराव की वजह से शहर के लोगों को संक्रमण का खतरा है, लेकिन नगर पालिका प्रशासन कोई कदम नहीं उठा रहा है। देश में एक तरफ कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है, जिसके चलते लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं इलाज के दौरान जहां लापरवाही की तस्वीरें सामने आती रही हैं, तो वहीं मरने के बाद भी लोगों को अंतिम संस्कार नसीब नहीं हो पा रहा, जिसका जीता जागता उदाहरण प्रयागराज यानी संगम नगरी का तट है, जहां रेत के नीचे लाशों की अंबार लगी हुई है और बाहर आती लाशों को कुत्ते नोच रहे हैं। ये मुर्दों का टीला सरकार के दावों की धज्जियां उड़ा रहा है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे शवों को दफनाने का सिलसिला जारी है। धार्मिक महत्व रखने वाले उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नदी किनारे लाशों के अंबार दिख रहे हैं। प्रयागराज में दिनों तक रेत में शवों का अंतिम संस्कार किया गया है। सैकड़ों लाशों को दफन किया गया है। अभी यूपी के उन्नाव जिले में सैकड़ों लाशों के रेत में दफनाने का मामला ठंडा नहीं पड़ा था कि प्रयागराज जिले में जो देखने को मिला उसने हैरान कर दिया है। प्रयागराज के फाफामऊ इलाके में गंगा के किनारे घाट की स्थिति ऐसी है कि जहां तक नजर जाती है बस लाशें ही लाशें दिखाई दे रही हैं। इन लाशों को बीते 1 से 2 महीने के भीतर ही दफनाया गया है। अगर इन लाशों की गिनती की जाए तो इन लाशों की संख्या बहुत ज्यादा होगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि लाशों के दफनाए जाने के पीछे वजह यह है कि आसपास के लोग गरीब हैं, उनके पास दाह संस्कार के लिए पैसे भी नहीं हैं, ना ही सरकार इनकी सुध ले रही है। प्रशासन के जिम्मे जलाने के लिए लकड़ियों का इंतजाम करना होता है, पर अधिकारी आंख मूंद कर बैठे हैं। बड़ी बात यह है कि जहां सरकार लगातार दावे कर रही है कि कोरोना से मौतों का आंकड़ा दिन पर दिन कम होता जा रहा है, वहीं इस तरह की तस्वीरें सामने आना कहीं ना कहीं सरकार के दावे पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। सरकार के पास अधिकारियों की फौज है जो बड़े बड़े दावे कर सीएम के सामने अच्छी तस्वीर रखते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सरकार को असली तस्वीर कैसे नजर नहीं आ रही है। पहले लखनऊ के भैंसा कुंड पर
अनगिनत जलते शवों ने योगी सरकार की छवि को धूमिल किया। फिर उन्नाव में गंगा नदी में बहते शवों ने, और अब प्रयागराज के फाफामऊ में लाशों के टीले ने सरकार की भद्द पिटवाने का काम किया है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। वहीं इस पूरी खबर पर इस वक्त हमारे साथ सपा नेता मेजर आशीष चतुर्वेदी जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आशीष जी आपका। मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से लगातार गंगा सरयू नदी के किनारे, जिस तरह से यमुना नदी के किनारे लाशों के अंबार मिल रहे हैं और इनकी गिनती भी नहीं है, आंकड़ों में ये शव शामिल हैं भी कि नहीं, अभी इस तक का भी हम अनुमान नहीं लगा सकते। आपको क्या लगता है किस तरह की स्थिति हम यूपी में इस वक्त देख पा रहे हैं? देखिए, बहुत ही अमानवीय स्थिति है कि जिनकी मृत्यु हो जाए और उनको, पहले तो उनकी गलती है जो लोग इनको नदी में बहा रहे हैं। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उन लोगों के खिलाफ भी जो लोग ऐसी लाशों को जो है वो नदी में बहा रहे हैं। बहुत गलत चीज है। और कहीं ना कहीं उस कारण पे भी अगर हम जाएं तो कई दफे ऐसा भी देखने में आया है कि जहां शमशान घाट पे लोगों को जगह नहीं मिल रही है, या शमशान घाट पे जो लकड़ी है वो कम पड़ रही है, या उसके जो दाम हैं लकड़ियों के जलाने के वो इतने ज्यादा मांगे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ लोग मजबूरी के कारण, क्योंकि वो दाह संस्कार करने में असमर्थ हों, तो हो सकता है नदी में जो है उन लाशों को प्रवाहित कर रहे हैं। और उनकी ये दुर्दशा, और वो भी गंगा नदी में, जिसको सबसे पवित्र नदी मानी जाती है हमारे देश में, उसमें अगर लाशें बहाई जाती हैं तो उसके बहुत से दुष्परिणाम भी हो सकते हैं, क्योंकि वही जो नदियों का पानी है कहीं ना कहीं पीने के लिए इस्तेमाल होता है लोगों द्वारा। बीच बीच में भी लोग कहीं ना कहीं से उसका पानी जो है निकालते हैं, और सप्लाई जो होती है माध्यम से विभाग के द्वारा, वो एक अलग चीज है। लेकिन और इन शवों का जो है वो जानवरों द्वारा उनको इस तरीके से खाना, तो कहीं ना कहीं प्रदेश और देश के लिए एक बहुत ही शर्मनाक स्थिति बनती है कि क्या इमेज हमारे देश, हमारे प्रदेश की बाहर जाएगी जब सोशल मीडिया और मीडिया पे इस तरीके की फोटोज जो हैं वो दुनिया में प्रचलित होती हैं कि जो लाशें हैं वो नदी में इस तरह बह रही हैं और जानवर जो हैं उन्हें खा रहे हैं। हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं विश्व गुरु बनने की, ये कौन से विश्व गुरु हम आज बन गए हैं कि जहां गंगा की आज ये दुर्गत कर दी गई है। ये सोचने वाली एक चीज है जिस पे बहुत ज्यादा मंथन करने की जरूरत है। और बिल्कुल जिस तरह से लेकिन शव मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग भी मजबूर हैं इन शवों को दफनाने के लिए, रेती में दफना रहे हैं। उनकी चीख पुकारे क्या सरकार तक आपको लगता है कि पहुंच नहीं रही है, या किस तरह की व्यवस्था हम देने वाले थे कोरोना समय में? जिस तरह से लगातार चेताया जा रहा था, उसके बावजूद आज लकड़ियां नहीं मिल पा रही हैं लोगों को, इसलिए वो ना चाहते हुए अपने जानने वाले के, अपने परिजनों के अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे। हमने इतना तक लोगों का सुना है कि उन्होंने कहा है कि इन खबरों को आप मीडिया में ना चलाइए, क्योंकि अगर मीडिया में चलेगी तो पुलिस कार्रवाई के चलते हम जो अंतिम संस्कार कर पा रहे हैं हम वो भी नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है सच को दबाने की कोशिश कर रही है पूरी तरीके से। पहले इन लोगों ने हॉस्पिटल में जो टेस्टिंग होती है RT-PCR, उसको बहुत ही एक निर्धारित सीमा कर दी है, उससे ज्यादा ये करते ही नहीं है, जिससे ये आंकड़ों को दबा सके। दूसरी चीज, जो प्राइवेट टेस्टिंग हुआ करती थी लैब्स में कोरोना को लेकर के, वो बंद कर दी गई है। क्यों बंद कर दी गई है? यदि जब लोगों के टेस्ट ही नहीं होंगे तो उनका इलाज कैसे होगा? इलाज नहीं होगा तो निश्चित रूप से वो दूसरे लोगों को भी संक्रमित करेंगे और अपनी जान भी गंवा बैठेंगे, जैसा कि हम देख रहे हैं। वहीं आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में जो अभी हाल में चुनाव हुए प्रधानी के, जिला पंचायती के, उसमें 1600 अध्यापकों की जो है मृत्यु हो गई इस कोरोना की वजह से। वहीं जो स्टेट की सरकार है हमारे प्रदेश की, वो कह रही है केवल 3 लोग मरे हैं। तो एक तरफ 1600 कुछ है और दूसरी तरफ 3 है, तो झूठ बोलने की भी तो कहीं ना कहीं कोई इंतहा होती है कि कोई व्यक्ति इस कदर झूठ कैसे, मतलब वो कहें 1600, आप कहें 1400, 1500, तो फिर भी कहीं ना कहीं आदमी उसमें सोच में पड़ जाएगा कि हो सकता है ये आंकड़े गलत है, आसपास ही होगा। लेकिन एक तरफ है 1600 कुछ और आप कह रहे हैं 3, 4 तो आपके विधायक मर गए घर बैठे, तो 3 टीचर मरे पूरे उत्तर प्रदेश में, इनकी माने तो इनको गिरने की कोई सीमा नहीं रह गई है।
और अब पब्लिक भी इनको गिराने की कोई सीमा नहीं छोड़ेगी। जब ये चुनाव में जाएंगे, अपनी जितनी भी ये झूठ की जो ये इन्होंने इमारत बनाई है वो अब ढह जाएगी। लेकिन आशीष जी, ये इमारत कब ढहेगी, कब लोगों के सामने ये सब चीजें आएंगी, वो बहुत दूर की बात है और उस पर हम विचार बाद में करेंगे। लेकिन इस समय की जो परिस्थिति बन रही है, इस समय जिस तरह से ग्रामीण इलाकों में लोग इलाज के अभाव से दम तोड़ रहे हैं, लोगों को यहाँ तक नहीं पता है कि उन्हें क्या बीमारी हुई है और वो किस वजह से उनकी जो ब्रेथलेसनेस उन्हें महसूस हो रही है और वो कहीं ना कहीं कोरोना के चलते दम तोड़ रहे हैं और उन्हें ये मालूम भी नहीं है। वहीं अगर हम ब्लैक फंगस की भी बात करें तो ब्लैक फंगस आज का नहीं था। जो ये बात कही जा रही है कि एकदम से केसेस आ रहे, ब्लैक फंगस काफी समय से था, तो उसकी तैयारियां क्यों नहीं की गई? ये आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की भी इसमें जिम्मेदारी आ जाती है? देखिए, स्वास्थ्य विभाग तो सरकार के ही अधीन है। 1 साल से ऊपर हो चुका है हमारे देश में कोरोना आए, लेकिन क्या पिछले इतने साल में और उससे पहले जो बीते जो सरकार के साल रहे, उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के लिए किया क्या उन्होंने नई एम्बुलेंसेस शुरू की, क्या उन्होंने नया अस्पताल बनाए? क्योंकि अगर आप कोरोना को एक तरफ किनारे भी कर दें तो भी आप देखेंगे कि हमारे देश के अंदर स्वास्थ्य और प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं का बहुत बड़ा अभाव है। उस अभाव को भरने की भी कोई प्रयास नहीं किया। उसी के बीच में कोरोना ने दस्तक दी और किस तरीके से इस बार जो है जो अब लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और जो जैसा आपने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में जहां अवेयरनेस, जागरूकता बहुत कम है लोगों के अंदर, जब उनका टेस्ट नहीं होगा, जैसे मैंने कहा, जब व्यक्ति को यही नहीं पता होगा कि उसको बीमारी क्या हुई है तो उसका इलाज कौन करेगा। और वहीं आप देखिए कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वहां पे आज अगर आपको भर्ती होना है तो 25 से 30 हजार रुपए पर डे ये चार्ज किया जा रहा है। सब जगह खुलेआम अस्पताल जो है चार्ज कर रहे हैं। इनसे पूछने वाला मैं जानना चाहता हूँ, ये जो सरकार है हमारी वो कर क्या रही है कि जो खुले आम जो ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं, किसी से पूछ लीजिए 25 से 30 हजार रुपए से कम उसको नहीं मिल रहा है। रेमडेसिविर इंजेक्शन जो था वो भी 15 से 20 हजार पहुंच गया। तो इनसे कोई पूछने वाला क्या है ही नहीं उत्तर प्रदेश में। ये जो पूरी सरकार और जितने ये 300 विधायक और जितना प्रशासन है वो कौन सी गहरी नींद में सोया हुआ है जो कोई पूछने वाला मर्द बचा ही नहीं है। इस सरकार में एक मर्द नहीं बचा जो पूछे कि भाई तुम 25 से 30 हजार रुपए मरने वाले से रोज के चार्ज कर रहे हो। एक नहीं है क्या मर्द इनकी पूरी पार्टी में? एक नहीं है क्या जो पूछ सके? एक भी नहीं है, एक भी नहीं है जी। लेकिन जिस तरह से आशीष जी लगातार आंकड़े घट रहे हैं और सरकार कहीं ना कहीं अपनी पीठ थपथपा रही है कि हम कोरोना की स्थिति को लगाम लगाने में कामयाब रहे, तो आपको लगता है क्या स्थिति लगाम लग चुका है उस पर? और जिस तरह से आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, आप क्या उससे संतुष्ट हैं? मैं समझता हूँ आप किसी भी व्यक्ति से, किसी भी राह चलते आदमी से पूछेंगे कि संतुष्ट है तो आपको जवाब मैं नहीं देना चाहूंगा। आप किसी भी राह चलते आदमी से पूछ लीजिए कि सरकार के आंकड़े और सरकार की जो बातें हैं उससे कौन संतुष्ट है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता केसी जान भी जुड़ चुके हैं। केसी जान जी, मैं आपसे आना चाहूंगी, जिस तरह की स्थिति हम देख रहे हैं और लगातार जो तस्वीरें गंगा किनारे, यमुना किनारे और सरयू घाट के किनारे से लगातार सामने आ रही है, तो आपको क्या लगता है कि आपकी सरकार कोरोना काल में जो है वो जो संयम लगाने में और कोरोना को रोकने में सही काम कर रही है, सही दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी लगातार जिस प्रकार से काम कर रहे हैं और स्वयं कोरोना पॉजिटिव होने के बाद में भी वो लगातार काम करते रहे। और आज स्थिति ये है कि जिले में हर जगह पे जा करके स्थितियों का स्वयं जायजा ले रहे हैं, जिससे कि अधिकारी या डॉक्टर्स या क्लिनिक किसी तरीके की कोई लापरवाही न करने पाए। रही जांच की बात, तो देखिए 2.5 लाख से ज्यादा जांचें पर डे हो रही हैं और जो आंकड़ा, जो डाटा है, कहीं से कोई फर्जी, कोई झूठा आंकड़ा, कोई डाटा नहीं है। पिछली बार भी इसी तरीके से ये जो कोरोना के केसेस थे वो कम हुए थे। जिस तरह से ये 5-5 हजार लाशें जो मिल रही हैं, उससे ज्यादा अनगिनत लाशें जिनका कोई आंकड़ों में पता नहीं उनका दर्ज है मृत्यु के आंकड़ों में या नहीं है, इनका कौन जवाबदेही है? देखिए, ये जब पिछली बार भी इस तरीके से बारिश हुई थी और ये जो हिंदू धर्म की आस्था है, हिंदू धर्म की आस्था अब भी यही है कि गंगा में और नदियों में शवों को अंतिम संस्कार के रूप में प्रवाहित किया जाए। लेकिन कोरोना के जो भी केसेस हैं उनमें अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो रही है तो उसका अंतिम संस्कार अग्निदाह करके ही हो रहा है। वजह जो केसेस हैं इस तरीके की जो
माफ डेड बॉडीज कीजिएगा आ केसी रही जैन जी, हैं नदियों में लेकिन बह ये करके। हिंदू धर्म के प्रति लोगों का नहीं है विश्वास, इस वजह से गंगा में नहीं बहाए जा रहे, लकड़ी के अभाव से, और जिस तरह से अंतिम संस्कार में अंधाधुंध पैसे लिए जा रहे हैं, उस वजह से लोग मजबूर हैं रेती में अपने अपनों के शवों को दफनाने के लिए, क्योंकि उनके पास अंतिम नहीं, नहीं। संस्कार के लिए पैसे नहीं है। ये आज की सच्चाई है। देखिए अभी भी भारत देश का और चाहे उत्तर प्रदेश का कहीं पर भी हो, अभी लोग इतने संवेदनहीन नहीं हुए हैं कि अंतिम संस्कार के समय लोग सहयोग ना करें। मैं मानता हूं कि कुछ लोगों की परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं कि जिनके पास अंतिम संस्कार तक के पैसे ना रहे हों, लेकिन सरकार ने उन चीजों को भी ध्यान में रखते हुए अब ग्रामीण स्तर पे जो ग्राम विकास मंत्रालय है उसके द्वारा सरकार ने एक योजना के तहत जो ग्राम प्रधान है वो तत्काल अगर कहीं पे किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो 5,000 रुपए की तत्काल व्यवस्था प्रधान के द्वारा की गई है, और जिससे कि वो व्यक्ति अंतिम संस्कार अपने परिवार के सदस्य का कर सके। लेकिन इसके पहले भी जो घटनाएं हुई हैं वहाँ पे कम से कम ग्रामीण स्तर पे हो चाहे शहरी स्तर पे हो, लोग आसपास के लोग हर तरीके का इतना सहयोग करके जरूर कर देते हैं कि अंतिम संस्कार उस व्यक्ति का किया जा सके। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया केसी जैन जी और मेजर आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से लगातार हम खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं और जिस तरह से हम स्थिति दिखा रहे हैं, क्योंकि सरकार एक और कह रही कहीं ना कहीं कोरोना के मामले घट रहे हैं, लोग बेपरवाह, लगातार एक बार फिर उन लोग की लापरवाही उजागर हो रही है, वहीं दूसरी ओर इस तरह की लाशें मिलना और शव मिलना ये भी चिंताजनक बात है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे तमाम खबरों के साथ। आप कहीं मत जाइएगा, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए प्राइम टीवी।